हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज के जैसा कि मेरे पहले क्लास में आप देखेंगे एसएसटी विथ नाज़िया की क्लास में फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो क्लास 9th के चैप्टर नंबर फर्स्ट से मैंने लिया है। और इसमें जैसा कि हम जानते हैं कि फ्रांस रिवॉल्यूशन या फिर जिसे हम बोल सकते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन वो 1789 में घटित हुआ था, या ये घटना 1789 की है। अगर एग्जैक्ट डेट के बारे में हम बात करें तो ये घटना 14 जुलाई की घटना है। 14 जुलाई 1789। जिस समय 14 जुलाई 1789 की शाम थी और जो पेरिस शहर था, जिसे हम फ्रांस की कैपिटल के नाम से जानते हैं, वो पेरिस शहर उसकी शाम एक अलग ही शाम थी। राजा ने, जो वहाँ का किंग था, उसने अपनी आर्मीज़ को, ग्रुप्स को, सबको सिटी की ओर मूव करने का ऑर्डर दे दिया था। और शहर में बिल्कुल अजीब सा माहौल था और एक र्यूमर था कि किंग जो है उसने अपनी आर्मी को ऑर्डर दे दिया है कि ओपन फायर कर दें लोगों पर, बिल्कुल मतलब कत्लेआम शुरू कर दें एवरी सिटीजन्स के ऊपर। ये एक र्यूमर सा फैल गया था, अफवाहें फैल गई थी कि जो सिटीजन्स हैं वहाँ के पेरिस की, उनके ऊपर राजा ने अटैक करने को कहा है, ओपन फायर करने को कहा है। तो लगभग 7,000 मेन और वीमेन वहाँ गैदर होते हैं टाउन हॉल में और डिसाइड करते हैं कि हम एक आम इंसान, जिनको राजा की ये क्रूरता से परेशान हो गए थे, राजा की जो स्ट्रेटेजी थी, राजा के जो पॉलिसीज़ थी, उससे वो पहले से ही परेशान थे। और जब ये र्यूमर उन्होंने सुना तो कि राजा ने ओपन फायर का ऑर्डर कर दिया है, तो उन्होंने एक ग्रुप्स बना लिया कि हम खुद ही एक मिलिट्री एक ग्रुप के फॉर्म में, और वो उन्होंने ज़बरदस्ती जबरन क्या किया कि गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में इंटर करना स्टार्ट कर दिया इन सर्च ऑफ आर्म्स, हथियार की खोज में। क्योंकि अगर रिवॉल्यूशन करना है राजा के ख़िलाफ़, अगर राजा के ख़िलाफ़ लड़ना है, तो उन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी हथियार की, जिसके लिए उन्होंने गवर्नमेंट बिल्डिंग को एक तरह से लूटना शुरू कर दिया। लोगों ने एक ग्रुप्स बनाकर, एक मिलिट्री ग्रुप्स बनाकर लोगों ने लूटना शुरू कर दिया। एट लास्ट में क्या होता है कि लगभग 100 के करीब लोग मार्च करते हैं ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी के ईस्टर्न पार्ट्स में। और वहाँ एक तरह से एक बहुत बड़ा राजा का एक किला हुआ करता था, जहाँ बहुत ज़्यादा फॉर्म में हथियार रखे जाते थे। वहाँ प्रिजनर्स भी थे, कैदी भी थे। और उस जो किला था, वो उस किले की तरफ लोगों ने मार्च कर दिया, जो शहर के ईस्टर्न पार्ट में था, ईस्ट में। उस किले की तरफ लोगों ने मार्च किया और उस किले का नाम था, उसको हम जानते हैं द बास्तील के नाम से, यानी बास्तील का किला, बास्तील का किला। लोगों ने उस किले की तरफ मार्च किया, लोग उसकी तरफ बढ़े। वहाँ उन्होंने हथियार की खोज करना शुरू करी, लोगों ने वहाँ हथियार लूटना शुरू किया। और देखते ही देखते बास्तील जो किला था, जो राजा के अंडर में था, जहाँ कैदीज रखे जाते थे, जहाँ कैदियों को रखा जाता था, प्रिजनर्स को, और वहाँ बहुत सारे हथियार रखे जाते थे, आर्म्ड फोर्सेस थी। उस किले के ऊपर जब लोगों ने धावा बोला, तो वहाँ के कमांडर को उन्होंने मार दिया, और जो भी वहाँ प्रिजनर्स थे उनको वहाँ से रिलीज़ कर दिया, छुड़ा लिया। लगभग वो ज़्यादा प्रिजनर्स नहीं थे, 7 प्रिजनर्स थे, देवर इन 7 इन नंबर। बट बास्तील जो था उस समय का एक तरह से प्रतीक चिन्ह हम बोल सकते हैं, राजा की क्रूरता का प्रतीक चिन्ह था वो। मतलब बास्तील का किला होने का मतलब है कि वो राजा कितना क्रूर है, उसने किस तरह से लोगों को कैदी बनाया था, अपनी बातों को मनवाते थे। तो वो बास्तील का किला जो है लोगों के लिए एक सिंबल बन गया था, जो एक तरह से राजा की जो पावर थी,
जिसका वो एक तरह से गलत यूज़ करते थे, उसका बास्तील का किला एक सिंबल के रूप में बन गया था। तो लोगों ने सबसे पहले इस किले को, इस फोर्ट्रेस को डिमोलिश किया, गिराया, इसके एक एक स्टोन्स बाज़ारों में बेच दिए यादगार के रूप में कि किस तरह से देखो इसका नाश हुआ है, इसको याद के रूप में हम रखेंगे। तो ये बास्तील का किला जो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बाद में चारों तरफ शहरों में हम बोल सकते हैं कि हर तरफ पेरिस में राइट होने लगी, राइट एक्टिविटीज़ होने लगी पेरिस में, और उसके आसपास के शहरों में ज़्यादातर लोग जो थे प्रोटेस्ट करने लगे। और प्रोटेस्ट वो किसके ख़िलाफ़ कर रहे थे? जो उस समय ब्रेड का प्राइस बहुत ज़्यादा हो गया था। ब्रेड यानी पावरोटी का प्राइस बहुत ज़्यादा हो गया था, उसके ख़िलाफ़ लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो हिस्टोरियन जब उसके बैक जाते हैं कि ये आखिर इस तरह का सिचुएशन, बास्तील के किले पर अटैक होना, ब्रेड के दाम में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होना, तो इस तरह की सिचुएशन आखिर आई कहाँ से? तो जब हिस्टोरियंस इस पर रिसर्च करते हैं, इसके पीछे की कहानी को जानते हैं और देखते हैं, तो वहाँ पर एक तरह का चेन इवेंट्स के रूप में धीरे धीरे इवेंट्स हमारे सामने आती रहती है, घटनाएं आती रहती हैं कि आखिर ये फ्रांस का जो राजा था, या जो हम बोल सकते हैं कि जो फ्रांस में जो राजघराना राज कर रहा था, उस पे लोगों का किस तरह से अविश्वास जागा, या लोगों ने क्यों उन्हें एक तरह से उनके ख़िलाफ़ आकर उनको हटाने की मांग की, उसके लिए आंदोलन शुरू किया, राइट शुरू किया, लूट पाट, बास्तील के किले को तहस नहस किया, क्या कारण था? तो उसके पीछे अगर हम कारण जानने के लिए कोशिश करेंगे तो बहुत सारा इवेंट्स है उसके पीछे। दो मोस्ट ऑफ द पीपल एट द टाइम डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस आउटकम, ज़्यादातर लोग जो थे वो उन्होंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि छोटी सी लड़ाई, ये छोटी सी चीज़ें धीरे धीरे इतना विकराल रूप ले लेंगी। लेकिन ये क्यों हुआ, कैसे हुआ? तो इन सारी चीज़ों के लिए हमें उस समय की फ्रांस की सोसाइटी के बारे में जानना होगा कि उस समय फ्रांस की सोसाइटी कैसी थी। तो अब हम ये इससे आगे का मूव करते हुए हम देखना चाहेंगे कि उस समय फ्रांस की, फ्रेंच की सोसाइटी कैसी थी। लगभग 18वीं सेंचुरी की ये बात है, जैसा कि हम बोर्ड पर देख रहे हैं 1789 यानी 18वीं शताब्दी के समय की ये बात है। तो हम इसके आगे बड़े इंटरेस्टिंग वे में मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों को इसके बारे में एक ईजी वे में और इंटरेस्टिंग वे में समझाने की कोशिश करूँ। तो अब हम आते हैं 1789 की। पहले जो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि पटकथा, ये फ्रांस रिवॉल्यूशन जो 1789 जो इम्पोर्टेंट डेट है 14 जुलाई 1789, इसके पीछे की क्या घटनाएं हैं कि ये डेट हमारे सामने निकल कर आई, या ये डेट में फ्रांस रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, तो उसके पीछे की घटनाओं को हमको जानना पड़ेगा। तो इसके लिए हम देखेंगे कि सबसे पहले हम जान लें कि सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि फ्रांस की उस वक्त सोसाइटी किस तरह की थी, कैसे लोग फ्रांस में राज कर रहे थे, उनके यहाँ का जो किंग थे वो कौन थे। तो उसके लिए हम सबसे पहले ये जान ले कि लगभग 1774 की बात है। उस समय जो फ्रांस में जो किंग था, वहाँ का किंग था लुईस 16, और ये एक बर्बन फैमिली से क्राउन था, वहाँ का वो राजा था, उसका राजगद्दी संभाल रहा था। इसका जो एक बोलते हैं कि जैसे साम्राज्य वंश हम मुग़ल वंश या खिलजी वंश के बारे में दिल्ली सल्तनत में पढ़ते हैं, तो उसी तरह से ये बर्बन फैमिली से था, बर्बन डायनेस्टी से एक तरह से था, जिसका नाम था लुईस 16। इससे पहले लुईस 14, 15, और ये 1774 की घटना है जो लुईस 16 उस समय जो एक बर्बन फैमिली
मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ आप लोगों को याद करने के लिए, बोर्बन फैमिली से बिलोंग करता था। वो उस समय फ्रांस का राजा था, राजगद्दी क्राउन पर इसका राज था। होता क्या है कि उस समय एट दैट टाइम ही वॉज 20 ईयर्स ओल्ड ओनली, 20 साल की एज थी इसकी, लुइस 16 की, जो एक फ्रांस का राजा था। 1774 के समय की बात है और ये बर्बन फैमिली से बिलोंग कर रहा है, जैसा कि हम अभी तक देख चुके हैं और समझ चुके हैं। इसकी एज थी बच्चा सिर्फ 20 ईयर्स और इसने एक ऑस्ट्रियन राजकुमारी से शादी कर ली थी जिसका नाम था मैरी एंटोनेट। कहाँ की राजकुमारी थी ये? ऑस्ट्रियन राजकुमारी। समझिएगा, एक कहानी की तरह है, ऐसा सोचिए कि मैं एक कहानी सुना रही हूँ आप लोग को। ऑस्ट्रियन प्रिंसेस से लुइस 16 ने शादी कर ली। ओके, तो ये हो गई, ये दोनों को हमने जोड़ दिया भाई, क्यों? इन दोनों की शादी हो गई है। ओके, तो ऑस्ट्रेलियन प्रिंसेस जिनका नाम था मैरी एनोइट, मैरी एनोइट। ओके, इनकी शादी लुइस 16 से हुई थी, जो काफ़ी खर्चीली थी, जो काफ़ी खर्च करती थी। इन्हें फैशन का, ज्वेलरी का, ये जो प्रिंसेस थी मैरी एनोइट, इन्हें काफ़ी खर्च करने की आदत थी। और उस समय जो नए नए राजा बने थे लुइस 16, तो उन्होंने देखा कि अगर हम थोड़ा सा बैक जाएं तो उस में अमेरिका को एक तरह से इंडिपेंडेंस बनाने के लिए फ्रांस ने काफ़ी हेल्प की थी और उसकी बहुत सारी जो ट्रेजरी थी, उसकी जो ट्रेजर थे, ख़जाने थे, बहुत सारे उससे खाली हो गए थे। उन्होंने अमेरिका को आज़ाद कराने के लिए एक लंबे समय तक जो है फाइनेंशियल प्रॉब्लम एक तरह से झेल रहे थे। हेल्प की थी उन्होंने अमेरिका को, तो उनका ख़जाना पहले से ही खाली था फ्रांस का। पहले जो लुइस 14 या 15 आए, उन्होंने ख़जाने को बिल्कुल एक तरह से खाली कर दिया था। अब यहाँ पर जो प्रिंसेस थी मैरी ये एंटोनेट, वो भी बड़ी खर्चीली थी। अब राजा के ऊपर क्या था भाई कि एक तो ख़जाना खाली है, उसके ऊपर से कोर्ट को मैनेज करना है, उसके खर्च को मैनेज करना है। जो पैलेस था वर्साइल जिसको बोलते हैं, वर्साई की पैलेस या वर्साइल, तो उसकी देख रेख, उसको मैनेज करना कोर्ट को, उसके ऊपर से उसकी वाइफ का खर्चा, तो काफ़ी बोझ के तले ये लुइस 16 चला जा रहा था। बोझ बढ़ता जा रहा था। उसका कारण मैंने बैकग्राउंड में जाकर बताया कि फ्रांस ने 13 अमेरिकन कॉलोनीज जो ब्रिटेन के अंडर में थी उसको इंडिपेंडेंट करवाया था। जो ब्रिटेन की कॉलोनीज थी, ब्रिटेन की अंडर में थी, ब्रिटेन के ग़ुलाम थी, 13 अमेरिकन कॉलोनीज, 13 अमेरिकन कॉलोनीज को उन्होंने आज़ाद करवाया था फ्रांस की मदद से। इसको समझिएगा एक कहानी के रूप में कि बैकग्राउंड क्या है, पटकथा कहाँ से लिखी गई फ्रेंच रिवॉल्यूशन की। तो उसको 13 कॉलोनीज जो अमेरिका की उन्होंने आज़ाद करवाया था, इंडिपेंडेंट हुई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट से, उसमें फ्रांस को काफ़ी कर्ज में डुबा दिया था। और उस वॉर की वजह कर, उस जंग की वजह कर लगभग फ्रांस पर 1 मिलियन से ज़्यादा लिवरे का कर्ज था। लिवरे फ्रांस की जो करेंसी हम बोल सकते हैं, मैं यहाँ पर बोर्ड पे लिख भी दे रही हूँ, लिवरे। 1 बिलियन लिवरे का कर्ज था फ्रांस पर। अब फ्रांस क्या करे भाई, कर्ज में और भी डूबा जा रहा है। वो जो लेंडर्स थे, जो उनके जिनका उन्होंने कर्जा लिया था, वो धीरे धीरे कर्जा और बढ़ता जा रहा था, 10% इंटरेस्ट के साथ लोन। अब जो फ्रांस की गवर्नमेंट थी वो जो है वो खर्च नहीं कर पा रही थी। बजट उसका बिल्कुल एक तरह से बोल सकते हैं कि
एक ही बजट था, एक तरह का टैक्स था जो वो वसूलती थी। बजट उनका फेल हो रहा था, खर्चे बढ़ते जा रहे थे, और कोर्ट की, आर्मी का खर्चा, गवर्नमेंट को रन कराना, ऑफिस, यूनिवर्सिटी, स्टेट, ये सारी चीज़ें के ऊपर टैक्सेस इंक्रीज होते जा रहे थे। फिर भी टैक्सेस इन सारी चीज़ों पर इंक्रीज करने के बावजूद जो वो डेट था, वो जो कर्ज था, लोन था, में लगभग 1 बिलियन लिवरे का, वो कम होने का नाम नहीं ले रहा था। वो टैक्सेस जो है वो सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहे थे फ्रांस की गवर्नमेंट को। लगभग 18th सेंचुरी की बात है। फ्रेंच की जो सोसाइटी थी वो 3 ग्रुप्स में डिवाइडेड थी, या फिर जिसको हम बोल सकते हैं 3 स्टेट में डिवाइडेड थी। हाउ मेनी स्टेट? फ्रेंच सोसाइटी 18th सेंचुरी में लुइस 16 का समय काल था, और फ्रेंच सोसाइटी जो थी वो 3 स्टेट्स में, 3 स्टेट्स में डिवाइडेड थी। ओके, फ्रेंच सोसाइटी 3 स्टेट्स में डिवाइडेड थी। पहला जो स्टेट था, मैं इसको एक डायग्राम की हेल्प से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगी। फर्स्ट स्टेट जो था, फर्स्ट स्टेट, उसमें कलरगी जो थोड़े रिच, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो प्रीस्ट लोग थे चर्च के, वो सब इस ग्रुप में आते थे। सेकंड जो स्टेट था, ये फ्रांस का समाज था उस समय का। इस तरह से समाज 3 वर्गों में, हम बोल सकते हैं 3 स्टेट्स यानी 3 वर्गों में विभाजित था। दूसरा जो स्टेट था उसमें नोबेलिटी लोग आते थे। नोबेलिटी, राजा के रिश्तेदार, काफ़ी रिच आदमी, राजा के बहुत सारे करीबी, ये सारे लोग इस सेकंड स्टेट्स में आते थे, जैसा कि आप देख रहे हो मेरी स्क्रीन पर। फर्स्ट स्टेट्स में कलरगी, प्रीस्ट। सेकंड स्टेट नोबेलिटी, राजा के ख़ास आदमी, राजा के रिश्तेदार। और जो थर्ड स्टेट था, तीसरा वर्ग, उसमें आते थे छोटे मोटे बिजनेसमैन, पीजेंट्स, फार्मर्स, छोटे मोटे आर्टिशियन, मिडिल क्लास लैंडलेस लेबरर ऑल्सो, मिडिल क्लास फार्मर ऑल्सो। ये सारे लोग, आम आदमी, इस थर्ड स्टेट्स में बिलोंग करते थे। और फ्रांस के जो एक प्रथा चली आ रही थी, जिसको हम बोल सकते हैं पुराने समय से, कि जो टैक्सेस ये पे करते थे, ये सोसाइटी जो है टैक्सेस जो पे करती थी, वो था कि फर्स्ट स्टेट यानी कलरगी, प्रीस्ट, इनको कोई टैक्सेस नहीं पे करने पड़ते थे। जो सेकंड स्टेट थे यानी राजा के जो भी लोग थे, उन्हें भी कोई टैक्सेस पे करना नहीं होता था। वो सारे ऐशो आराम, फ्री ऑफ कॉस्ट आराम से जी रहे थे, सारी चीज़ों को एंजॉय कर रहे थे, सारी लाइफ की जो लिवाइश है, सारी चीज़ें हैं, वो सब कुछ एंजॉय कर रहे थे, एक अच्छी लाइफ जी रहे थे, और विदाउट पेइंग टैक्सेस ऑल्सो। और सारे टैक्सेस का जो भार था वो थर्ड स्टेट के लोगों पर था, यानी जो तीसरा वर्ग था। और जो 1789 में हमने देखा फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, तो उससे पहले की जो सोसाइटी थी, जो भी इंस्टीट्यूशन था, हम उसको एक टर्म के नाम से याद करते हैं। उस टर्म का नाम है ओल्ड रिजाइम। उस टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? ओल्ड रिजाइम। यानी 1789 के समय की जो फ्रांस की सोसाइटी थी, जो इंस्टीट्यूशन था उसका, उसको हम ओल्ड रिजाइम के नाम से जानते हैं। जो सिस्टम था स्टेट का, कि फ्रांस की सोसाइटी क्या करेगी भाई, कि 90% पॉपुलेशन जो थी वो थर्ड स्टेट्स में आती थी। ओनली 10% पॉपुलेशन केम इन कलरगी एंड नोबेलिटी।
फर्स्ट स्टेट एंड सेकंड स्टेट। हाउएवर उसके बावजूद मोस्टली 60% जो ज़मीन थी चर्च की वो फर्स्ट स्टेट के पास थी। 60% लैंड जो था वो चर्च या कलरगीज के अंडर में था। 90% पॉपुलेशन इनकी थी, 60% लैंड के मालिक ये बने हुए थे। देन जो ये फर्स्ट स्टेट थे और ये जो सेकंड स्टेट थे, इनसे कोई टैक्स पे नहीं किया जाता था। सारा कारभार ये थर्ड स्टेट के ऊपर डाले जाते थे। उसके अलावा ये सारी चीज़ों का, चाहे आर्मी के लिए टैक्स देना हो, सर्विस के लिए टैक्स देना हो, रोड्स बनाने के लिए टैक्स देना हो, टैक्सेस देना हो, फील्ड और हाउसेस का टैक्स देना हो, ये सारा टैक्स का कारभार अकेले सिर्फ और सिर्फ थर्ड स्टेट उठाते थे। चर्च को अलग से टैक्सेस में से शेयर देना पड़ता था। चर्च को, कलरगीज को, जिसका नाम था, जो टैक्स का नाम था टीथे। ये टर्म याद रखिएगा, टीथे। और टीथे के अलावा ये चर्च को देने होते थे। किसान जो थे वो टीथे देते थे, यानी जो भी वो उनके पास चीज़ है उसका 1/3 जो है वो थर्ड स्टेट के जो लोग थे वो टीथे के रूप में पेड करते थे। उसके अलावा एक डायरेक्ट टैक्स भी लगता था जो हम लोग टाइल के नाम से जानते हैं। तो 2 तरह के टैक्स पे करते थे, एक चर्च को पेड करते थे टीथे, एक नॉर्मल टैक्स होता था टाइल, ठीक है, टाइल, ओके। देन कलरगी और ये फर्स्ट स्टेट और ये सेकंड स्टेट नोबेलिटी, सारी चीज़ों को वो इंजॉय कर रहे थे। उनको बर्थ राइट था कि वो आराम से इंजॉय करें इन सारी चीज़ों को। और वहीं जो तीसरा वर्ग था, थर्ड स्टेट, वो सारी चीज़ों की टैक्सेस दे रहा था। अब कुछ चीज़ें जो थी वो, जैसे कुछ आइटम्स जैसे तंबाकू या फिर नमक, ये सारी चीज़ें जो थी वो उन पर इनडायरेक्ट टैक्सेस लिया जाता था, वो टाइल के नाम से, जिसे हम बोलते हैं। और ये चर्च के रूप में, चर्च लैंड को टीथे टैक्स दिया जाता था और नॉर्मल इनडायरेक्ट टैक्स टाइल। तो 2 तरह के टैक्स सिस्टम थे, टाइद एंड टाइल, टाइद एंड टाइल, ओके। देन तो ये फाइनेंसिंग जो एक्टिविटीज़ थी वो सारी थर्ड स्टेट को झेलनी पड़ती थी। सारा बोझ जो था टैक्स का वो थर्ड स्टेट अकेले उठा रहा था। तो ये आई होप कि इतनी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होगी, और मैं कोशिश करूँगी कि इसका सेकंड पार्ट भी लेकर आऊँ और आप लोगों को जो सेकंड पार्ट है पार्ट वाइज पढ़ाने की कोशिश करूँगी। द स्ट्रगल टू सर्वाइव। अब इस किस तरह से ये थर्ड स्टेट के लोग क्या करते हैं आगे, किस तरह से ये 1774 के बाद 1789 तक जाते जाते एक रिवॉल्यूशन का रूप ले लेता है, ये सारा बैकग्राउंड की चीज़ें अभी हम जानेंगे। 1789 में जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ उसके बैकग्राउंड में जो कहानियाँ घटी हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं। तो आज की क्लास में फ़िलहाल इतना ही, और मैं कोशिश करूँगी और आप लोगों से उम्मीद करती हूँ कि आपको थोड़ा सा भी अगर ये मेरी कोशिश पसंद आई होगी तो आप मुझे सब्सक्राइब और लाइक शेयर ज़रूर करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। मैं नेक्स्ट पार्ट इस वीडियो का, फ्रेंच रिवॉल्यूशन का, अगले एपिसोड और अगली वीडियो में ज़रूर डालूँगी, और इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो को द एंड करूँगी। और फिर से मैं अपील करना चाहती हूँ कि प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक इट, शेयर इट। थैंक यू, बाय बाय।